किसी तरह से ग्रहण कर ही लेते हैं। लेकिन जतन से उगाए पौधों पर माली थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है, तो इस बेटे रूपी पौधे पर माँ का नेह थोड़ा ज्यादा ही बरसता था। खाना खा लो ना बेटा, यह उनका तकिया कलाम सा बन गया था। और इधर फ्रिज और किचन में रखे वे खाद्य पदार्थ बहनों को मयसर हो न हो, घर की इकलौते चिराग स्टार्टर के रूप में उद्रस्त कर लिए होते, तो मेन कोर्स के लिए पेट में जगह कहाँ से बचती। इतना खाने के लिए खुशामद क्यों करती हो? भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। माँ के लाड़ पर पिता अक्सर ब्रेक लगाते। दुनियादारी सिखाने के क्रम में पिता कभी कभी बाजार भेजते तो जनाब उटपटांग तरह का सौदा करके घर आ जाते, और पिता ठहरे पूरे हिसाबी। बेटे को पैसे का महत्व समझाते हुए उसके हाथ बिना जरूरत समझे पैसा देना भी बंद किया। खैर, उन्हें यह तसल्ली तो थी कि लाडला पढ़ाई लिखाई में ठीक है तो कुछ न कुछ कर ही लेगा, और समय के साथ दुनियादारी भी सीख लेगा। और लाडला इंजीनियर भी बन गया और दुनियादारी भी सीख ली, और इतनी सीख ली कि अपनी पसंद की लड़की ढूंढकर चुपचाप उसके परिवार वालों के समक्ष आपस में अंगूठी बदलकर पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो डालकर मुनादी कर दी कि अब उसका स्टेटस इंगेज्ड वाला हो गया। थोड़े चिल्लम चिल्ली के बाद पिता मान गए। माँ को तो मानना ही था, और 3 ब्याही और 2 अनब्याही बहनों ने यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो सगाई में न सही शादी में खूब अच्छे से तैयार होकर बिजलियां गिराएंगे और रील्स बनाएंगे, तो शादी भी हो गई। व्यवहारिकता का ओवरडोज इतना कि जितना कमाता सब बचाने की फिक्र में रहता। शादी के बाद घर के खर्चे तो बढ़ने ही थे। अब आए दिन पत्नी से घर खर्च के एक एक बिंदु पर किचकिच। उच्च कुल से आई पत्नी, ऊपर से नौकरी वाली, किचन में रोज समय देना उसके वश में नहीं था। अब घर में भोजन उपलब्ध कराने के 2 विकल्प बचते, कुक या फिर स्विगी जोमेटो, पर यहाँ भी अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता। तो उस अकेले आदमी को उसके अकेलेपन के साथ छोड़कर पत्नी वीकेंड मायके में ही बिताने लगी। वीकेंड मनाने में कोई थ्रिल ही नहीं था। अगर कहीं घूमने जाने का प्लान भी बनता तो पति चाहता कि पत्नी स्पॉन्सर करे, और पत्नियों के लिए ऐसे ट्रिप में पति से खर्च करवाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार। तो इसी खींचातान में कहीं का प्रोग्राम नहीं बन पाता। वीकडेज में पति को केवल पत्नी चाहिए होती, और पत्नी को एक रोमांटिक प्रेमी। पत्नी की सारी सहेलियां जब बताती कि कैसे उनके पति उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दिया करते हैं, तो इसके दिल में भी भूख सी उठती। हीरा मोती ना सही, कम से कम कभी बुके तो देते, बुके ना सही कभी गुलाब तो देते, जबकि वह कई बार बता चुकी थी उसे गुलाब और कैंडल लाइट डिनर कितने पसंद है। मामला तब और दूर पकड़ा जब पति दुबई गया तो पत्नी ने बड़ी हसरत से वहां से खजूर और इत्र लाने की फरमाइश की। पति को यह सब पैसे की बर्बादी लगी, क्योंकि स्त्री उसके दिमाग में वह प्रजाति होती है जो केवल पुरुषों को देने के लिए पैदा होती है। सो पति लौट आया खाली हाथ। ऐसा नहीं था कि पत्नी को खजूर बहुत पसंद थे या उसके पास महंगे से महंगे परफ्यूम नहीं थे। यह सब इसलिए मंगवा रही थी ताकि अपने ऑफिस में सभी को बता सके उसका पति दुबई गया था और उसके लिए ढेर सारे उपहार लाया है। पत्नी का दिल पूरी तरह टूट गया था। नतीजा यह कि वह वीकडेज में भी जब पति घर आता तो पत्नी एकता कपूर की सीरियल देख रही होती, और जब सोने का वक्त होता तो एसी चलाकर अपने कमरे को सुपर कूल कर सो जाती। एक पति को एसी में सोने की आदत नहीं, दूसरे उसके चलने से हर माह आता भारी भरकम बिल। वह हमेशा ड्राइंग रूम में सोफे पर ही सोता। इस तरह से पति पत्नी के बीच में आई दरार बढ़ने के बजाय और बढ़ने ही लगी। दोनों तरफ के माता पिताओं के पास बात पहुंची। पति यानी अकेले आदमी की माता जब भी बेटे को कुछ समझाना चाहती, पिता घुड़की से चुप करा देते और बेटे को समझाते कि औरतों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इधर पत्नी के पिता ने दामाद को एक दिन स्पष्ट रूप से ताना मारा, आपका तो जैकपॉट लग गया है शादी करके। मैंने अपनी बेटी के लिए शहर के सबसे
पॉश इलाके में फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट खरीद कर दे दिया। मेरी बेटी भी नौकरी करती है, तब आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी बेटी को तलाक देने को तैयार हूँ। अकेला आदमी का अंदर का अहंकार था, या उसका पागलपन, या कि उससे शादी का रिश्ता संभल नहीं रहा था, जो भी कारण हो, इस अप्रत्याशित से उत्तर के बाद लड़की के समझदार पिता ने चुप्पी साध ली। शाम को घर से फोन आया कि छोटी बहन की शादी तय हो गई है। माँ, तुम्हारी बहू तो ट्रेन पर चलने से रही और फ्लाइट से आने जाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। बेहतर होता कि सब पैसे जोड़कर उसमें कुछ और मिलाकर तुम्हारे अकाउंट में डाल दूं और शादी में न आऊं। बेटी के ऐसे विचार सुन माँ की आंखों के आगे अंधेरे छाने लगे। पैसे के लिए इतनी खपत है इसके दिमाग में, जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे खींचेगा? उन्होंने हताश होकर पति से कहा। खूब चलेगी गाड़ी, उनके पति ने लापरवाही के साथ जवाब दिया। बाद में माँ और बहन के बहुत गिड़गिड़ाने पर वह सपत्नीक आया घर। बहू ने सासू माँ से अपनी सारी व्यथा कथा कही। तू बहू को कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाता? एक दिन उन्होंने पति और बेटी की उपस्थिति में यह बात चलाई। बहुत खर्चीली है माँ, अपनी सारी कमाई इन्वेस्ट कर देती है और पूछने पर कहती है घर और कार के लोन में चले गए। मैंने तो शादी ही इसलिए की कि वह नौकरी करती है, वरना उसके रंग रूप को तो तुम देख ही रही हो। माँ अवाक थी, सोच रही थी काश समय का पहिया पीछे चला जाता और वह अपने बेटे को इतना लाड प्यार देकर इतना स्व केंद्रित नहीं बनाती। पिता को भी लगा कि पैसों के प्रति उसे इतना जागरूक नहीं बनाना चाहिए था। माँ ने सोचा चलो देर से ही बेटे को समझाया जाए, सो उन्होंने तर्क देना शुरू किया। और पैसे के प्रति बेटे का आकर्षण इतना था कि उसे माँ की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई और तेज हो गई कि बहू तक पहुंच गई और वह भी शामिल हो गई इस बदकही में। बहू ने अपना पक्ष रखना चाहा तो उसकी बात काटते हुए बेटे ने कहा, तुम्हें मुझसे इतनी शिकायतें हैं तो तलाक ले लो। उस अकेले आदमी ने दूसरी बार यह शब्द अपनी जबान पर लाया था और अभी शादी की पहली सालगिरह भी नहीं मनी थी। लिहाजा किसी भी स्वाभिमानी लड़की की तरह शहर लौटने पर उस लड़की ने आगे बढ़कर तलाक की सारी औपचारिकताएं निभाई और उसे अकेला कर दिया। वैसे समाज की नजर में यह अकेला आदमी बड़ा ही अनाड़ी था, जिसे जिंदगी जीने का शऊर भी नहीं था, लेकिन अपनी कंपनी के लिए एक बेहतरीन एम्प्लॉय था, तो उसे प्रमोशन पर प्रमोशन मिलते रहे। इधर पिता को यह डर सताने लगा कि जवानी तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में यह अकेलापन उनके बेटे को बहुत सताएगा। उन्होंने बेटे को बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर ले। उनके कहने पर बेटे ने बहुत बार मैट्रिमोनियल साइट्स को खंगाला, पर वैसी लड़की नहीं मिली जैसे उसकी पहली पत्नी थी। कुल खानदान से भी रही और अच्छे खासे पैकेज वाली थी। साल दर साल बीतते गए, सभी बहनें अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गई। पैसे के प्रति उसके अनंत मोह ने उसे सभी लोगों से अलग कर दिया था। माता पिता भी समय पर चले गए इस दुनिया से। अब वह कुर्सी पर बैठा बैठा राहगीरों को ताका करता है। एक दिन से बहुत उदास देख एक राहगीर ने उसकी उदासी का सबब पूछा। उसने जवाब दिया, आज किसी से बात करने का के लिए दिल बहुत व्याकुल हो रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं वहीं आता हूँ तुम्हारे पास, एक कुर्सी मेरे लिए भी लगवा दो, फिर दोनों साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। नहीं नहीं, तुम्हें बात करनी है तो वहीं से करो। इतनी मेहनत से मैंने संपत्ति अर्जित की, इसका उपयोग मैं और सिर्फ मैं करूंगा। ऐसा है तो फिर तुम ही बाहर आ जाओ, मैं अपनी दोस्ती और प्यार से तुम्हारी जिंदगी आबाद कर दूंगा। अरे जाओ, मैं खूब समझता हूँ तुम्हारी नजर मेरी दौलत पर है। मैं अकेला हूँ, भला हूँ, और एक समय ऐसा आया उस अकेले आदमी की जवानी ढल गई, शरीर थक गया। वह खुद चाहता है उसके पास आए, उसका दिल बहलाए, उसका साथ निभाए, पर शायद वह लोगों की नजरों से अदृश्य हो चुका है और अब वह हमेशा के लिए रह गया अकेला आदमी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी। समय सीमा के अंतर्गत आपने कहानी भी प्रस्तुत किया और अब मैं चाहूँगा कि जयंत जी आपकी कहानी पर भी संक्षिप्त टिप्पणी दें और 10 मिनट समय मिलेगा तो उसके बाद मैं एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करके कहानी का कथा सम्मेलन का समापन करूँगा। तो जयंत जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी कहानी पर
संक्षिप्त टिप्पणी देने के लिए। जीवन के कड़वे सच को उजागर करती कहानी। आज के समय का संघर्ष इस कहानी में छिपा हुआ है। लोग किस प्रकार धन के पीछे भाग रहे हैं, प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, समय को जबरदस्ती अपने मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जाने कितने स्वप्न संजो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा कर दिया। मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी महत्वाकांक्षा को बड़ा नहीं करें, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करें, जरूर करें, लेकिन पहले अपने सुख को सामने रखें, अपनी संतुष्टि को सामने रखें। आप अगर संतुष्ट हैं, मन से खुश हैं, तो आपका कहानी लिखना सार्थक है जिस प्रकार, उसी प्रकार आपका जीवन भी सार्थक है। अब कल्पना करिए कि अभी थोड़ी देर पहले सिद्धेश्वर जी बीमार रहे होते और तकलीफ रही होती उनके मन में, तो इस गोष्ठी को संचालित करने की इच्छा रहते हुए भी वो कहते कि भाई मेरे लिए गोष्ठी संचालित करना संभव नहीं। ठीक वही स्थिति है। हमें अपने जीवन में यह मानना होगा कि हम जब सुखी हैं, हमने सुख को अनुभव किया है, तो हम अगला काम भी कर सकते हैं। सुख का आधार अगले काम को करने के लिए हमें संबल देता है, संबल प्रदान करता है। और ये कहानी वही बताती है कि आज आदमी ने अपने आप को इतने तरह के ये से घेर लिया है चारों तरफ से कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, ये चीज मेरे मनोरूप क्यों नहीं हुआ, क्यों मेरे पास पैसे नहीं है, सब तरह की बात लोगों के मन में। ये आने वाले समय का फेर है, या कहिए कि वर्तमान समय जो ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है, उसके कारण यह सामने आया है। ये कहानी बता रही है कि किस प्रकार नायक जैसे अंत में अकेले रह जाता है, उसकी कुर्सी अकेली रह जाती है। तो वही है कि कुर्सी एक प्रतीक है कि कुर्सी अंत में अकेली रह जाती है, चाहे वो आपकी कुर्सी हो, एक सामान्य कर्मचारी की कुर्सी हो, या एक सामान्य अधिकारी की कुर्सी हो। जीवन में जब मनुष्य जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता है, सिवाय आप अपनी खुशियों के कुछ नहीं ले जा सकते। आप उन्हीं क्षणों को आप ध्यान करके अगर देखेंगे कि आप दो तरह के क्षण को सोचते हैं जीवन में, या तो वे क्षण जो बहुत अच्छे लगे आपके जीवन में गुजरे हो, बहुत खुशी के क्षण। दुख के क्षण को आदमी नहीं दोहराता, मन ही मन खुशी के क्षणों को ही दोहराता है। उसी चीज को यह सामने लाती हुई कहानी है। अच्छी कहानी लिख रहे हैं ऋचा वर्मा जी भी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी, आप इतना समय दिए इन रचनाकारों के लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा यह कथा सम्मेलन आज समापन की ओर है। बेहतर क्या और कथाकार लोग हमें परेशान नहीं किए, नहीं तो मैं आज जो भी कहानियाँ हुई अपने समय पर समापन की ओर है। मैं बस 10 मिनट और चाहूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि कहानी एक कहानी की श्रृंखला और बढ़े और उसके बाद इस समापन की ओर होगी, और इसमें आपका विचार चाहूँगा। यह कहानी हमने बहुत संक्षिप्त किया है। कहानी थी करीब 6-7 पन्ने की, ढलता सूरज ढलती शाम, लेकिन इस कहानी को हमने छोटा रूप में तैयार किया है, जो कि आप पटल पर डाला भी था। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मात्र 10 मिनट में यह कहानी हमको लगता है ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद आपके अध्यक्ष टिप्पणी के बाद इसका समापन हम करेंगे। कहानी का शीर्षक है सुहाग की कीमत। हम दोनों का साथ एक साथी के रूप में तो ठीक है, किंतु पति पत्नी के रूप में नहीं। कुछ ऐसा ही महसूस करने लगा था सुरंजन। कहाँ वह 30 साल का युवक और कहाँ 35 साल की किरण। उसकी कल्पना किरण तो मात्र 22-24 साल की कमसीन थी। रूप का समंदर। हकीकत की किरण उसकी आत्मा को तो रिझा रही थी, किंतु उसकी आँखों को नहीं। दुविधा के बीच फंसा सुरंजन निर्णयहीन नजर आ रहा था। सुरंजन की आत्मा किरण को अपनाना चाहती थी, किंतु उसकी आंखें उसकी आत्मा की आवाज़ सुनकर भी समझौता नहीं कर पा रही थी। उसे अपनी आंखों पर, अपने आप पर क्रोध आ रहा था और किरण पर दया। किरण जो भी है, जैसी भी है, उसने तो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया।
उसे अपने प्यार की डोर में तो फंसाया मैं नहीं। ओह, कितनी खुदगर्ज है मेरी आंखें। मेरी आंखें जो अपनी सूरत तो आईना में देखती नहीं, दूसरों के चेहरे की तुलना चाँद सितारे से किया करता है। अपना तन बदन तो देखता नहीं, दूसरे के तन बदन की तुलना गुलाब से किया करता है। कितनी नालायक हो गई है मेरी आंखें। सुरंजन के वापस लौट जाने के बाद किरण का ख्वाब यथार्थ की जमीन से टकराकर चूर चूर हो गया। एक बार फिर वह मरहूम हो गई, भीतर से टूट गई। वह एक बार फिर आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले बैठी। बस एक सच्चा मित्र बनाकर ही उसे दिल से लगाए रखा जा सकता है। लेकिन इस बार उसे सोचने समझने के ढंग में दूसरी तरह का परिवर्तन हुआ। किरण पहले से अधिक सजने संवरने लगी थी। दिन भर में कई बार आईने में अपना चेहरा संवारने लगी थी। कभी जुल्फों के बीच ताक झांक कर रहे एकाध सफ़ेद सफ़ेद बादल को तोड़ फेंक देती और मुंह बिचकार देती। कौन कहता है मेरी उम्र गुजर गई है, मैं अभी भी जवान हूँ। लेकिन जिंदगी की तमाम इंतनाओं उपेक्षाओं के बावजूद किरण भरपूर जिंदगी जीना चाहती थी। उसे तो सबसे प्यार था, फूलों से, पंछियों से, जानवरों से। नफरत थी तो सिर्फ एक पुरुष वर्ग से। ये पुरुष वर्ग भी बहुत स्वार्थी होता है। अपने किए पर अफसोस तो करता नहीं, मगर हमदर्द नहीं होता। वरना सिर्फ उम्र का बहाना बनाकर उसका साहित्यिक दोस्त सुरंजन क्यों उसका दिल तोड़ जाता। देखा जाए तो किरण का ऐसा सोचना भी गलत नहीं कहा जा सकता कि रात के स्याह अंधेरे में यदि अपने से दुगनी उम्र की भी औरत पुरुष को मिल जाए तो वह प्रिय लगती है। लेकिन दिन की रोशनी में हर पुरुष चरित्र से ज़्यादा उम्र का हिसाब मांगता है। शायद उसे याद भी नहीं रहता कि एक बार उम्र से भी चरित्र का हिसाब मांग कर तो देखा जाए। उसके माँ बाप अपनी बेटी किरण की शादी के लिए बेचैन थे। उन्हें तो अपनी नाक बचानी थी। घर परिवार पड़ोस क्या कहेंगे। बेटी की उम्र ढल रही है और उसकी कहीं भी ब्याह नहीं करवा पा रहा। दूसरी तरफ यह भी भय था कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया, यानी दूसरी जाति में ब्याह कर लिया तो फिर बाद में पछता कर क्या होगा। घर की इज्जत तो बर्बाद हो जाएगी ना। यह भी तो सच है कि लड़की की उम्र बढ़ जाने के बाद लड़के वाले का दाम भी बढ़ जाता है। लड़की की बढ़ती हुई उम्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता वह। अब तो बिना नौकरी कर रहे किराए के पैसे वसूल कर अपना पेट भरने वाले लड़के भी अपनी कीमत 10 लाख रुपये में आंकने लगे हैं। ऐसा ही एक लड़का मनोज है। पढ़ा लिखा ग्रेजुएट तो है, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता। लखपति बाप का लखपति बेटा। मकान के किराए से घर चलता है। उसे भी दहेज में 10 लाख रुपए मिल जाए तो फिर किरण उन्हें पसंद है। वरना उसके माँ बाप अच्छी तरह से यह जानते हैं कि थोड़ा भी पैसा कम हुआ तो उन्हें नापसंदगी का सिर्फ एक ही बहाना सुनने को मिलेगा कि लड़की की उम्र मेरे बेटे की उम्र से बहुत ज़्यादा है। किरण की उम्र अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। ऐसे में इस तरह के बहाने सुनते सुनते उसके माँ बाप थक गए थे। शायद इसी वजह से वह यह रिश्ता किसी भी शर्त पर छोड़ना नहीं चाहते थे। किरण के माँ बाप ने लड़के के बाप को 10 लाख रुपए दहेज देने की सहमति दे दी। तब किरण भीतर ही भीतर कांप उठी। इस दहेज लोभी समाज या स्वार्थपरक मर्द के जमाने संवेदना शून्य समाज में जीवन भर कुंवारी रहने का प्रण उसे टूटता नजर आ रहा था। मगर अपना दुखड़ा वह किससे कहे, कहाँ जाकर चीखे। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे समाज में शादी नहीं करनी है, मुझे पूरी जिंदगी कुंवारी रहनी है। मगर माँ बाप के आगे उसकी एक न चली। पूरे समाज से वह लड़ सकती थी, लेकिन अपने भगवान तुल्य माँ बाप से नहीं। किरण की आंखों में प्यार की सहनाइयाँ नहीं, नफरत की आंधियाँ चल रही थी। दिल में वितृष्णा की ज्वाला भभक रही थी, क्योंकि उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध की जा रही थी। माँ बाप की ऋणी बनी किरण सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। जब उसकी किस्मत ने ही उसकी कर्मों के आगे अपनी टांग अड़ा दी, तब अपनी फरियाद लेकर वह जाए तो कहाँ जाए। वह जो कुछ भी कर रही थी अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने माँ बाप और समाज परिवार की खुशी के लिए, अपने मित्र, अपने साथी, अपने परिवार वालों की खुशी के लिए। उसे अपने अंधेर होने के बावजूद अपने कुंवारेपन पर जितनी शर्म नहीं आ रही थी, उससे अधिक शर्म आ रही थी उन युवकों पर जो अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं रख पाते, मांस के लालच में पालतू कुत्तों की तरह माँ बाप के इशारों पर घूमते हैं, दुम हिलाते हैं। किरण को कोफ्त हो रही थी अपने नारीत्व पर,
लड़की के रूप में पैदा होने पर अंधा समाज नहीं, यह बतलाया कि क्या सृष्टि की रचना में पुरुष प्रधान है तो नारी नगण्य है, और अगर नहीं तो पुरुष अपने पुरुषत्व के पैसे क्यों चाहता है। नारी के बिना सृष्टि की संभावना अकेले युवक के द्वारा संभव है क्या? अगर नहीं तो पुरुष अपने पुरुषत्व के पैसे क्यों चाहता है। ऐसे समाज में क्या इच्छा अनिच्छा का प्रश्न भी किया जा सकता है? किरण ने कभी नहीं सोचा था कि पैसे से आदमी भी खरीदा जा सकता है। उसके माँ बाप पैसे से उसके लिए पति ला कर देंगे, ऐसी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कैसे कर पाएगी वह ऐसे सुहाग की इज्जत। शादी के पहले ही नौकरी छोड़ देने का आदेश किरण को मिल चुका है। दहेज की रकम नहीं जुटा पाने के कारण मकान भी बेचा जा रहा है। आखिर यह सब बर्दाश्त करने की क्षमता कहाँ से बटोरे किरण। समाज परिवार उसका सुहागिन रूप देखकर खुश होंगे, लेकिन वह बार बार वह एक ही बात सोच रही थी कि उसके माँ बाप की ज़मीन मकान बिक जाएगा, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, नौकरी छोड़ देगी वह। ऐसे में अपने लिए खरीदा हुआ पुरुषत्व वह भी हाथ पैर कटवा कर कैसे स्वीकार करेगी वह। खुद के साथ देश की तमाम लड़कियों के प्रति मायूस हो उठती है किरण। मुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियों के विवाह के लिए माँ बाप को अपनी रोजी रोटी और बसेरे बेचने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें मांग का सिंदूर और पुरुषत्व प्राप्त होता है। पता नहीं मेरी तरह आत्मनिष्ठ लड़की को यह रिश्ता कितनी दूर तक जीवन दान और सम्मान देगा। निर्णयहीन किरण भावुकता के सागर में गोते लगाते हुए अपनी जिंदगी के प्रति चिंतित हो उठती है। उसे सचमुच ऐसा लगने लगता है यह पूरा समाज एक बाजार है जहाँ पर दूल्हा के रूप में सुहाग खरीदा और बेचा जाता है। किरण यह देख सुनकर कांप उठती है। उसके लिए भी दूल्हा यानी सुहाग खरीदा जा रहा है। अपने नारित्व पर कभी कभी वह खिल उठती है। वह अब चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, उस पर उसे गर्व है, क्योंकि वह लड़की है, उसके पास भी अब पैसे हैं और वह दूल्हा बाजार से सुहाग की कीमत चुकाकर अपने लड़का वह खरीद सकती है। बंद कमरे वह पागल सी ठठहा कर जोर से अचानक हंसने लगती है, जोर जोर से चीखने लगती है। हा 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 हा, मैं लड़की हूँ और तुम सिर्फ एक लड़का हो, लड़का, पति परमेश्वर नहीं, दूल्हा के रूप में सिर्फ एक लड़का जिसे दूल्हा बाजार से मैं पैसे लुटा कर खरीद सकती हूँ। हा 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 हा। अपनी बेटी किरण का यह रौद्र रूप देखकर उसके माँ बाप कांप उठते हैं। कहीं मेरी लड़की पागल तो नहीं हो गई है, या फिर उसके भीतर का नारी तो अब जाग उठा है और उसे यह समाज दूल्हा बाजार नजर आने लगा है, जहाँ पर वह सुहाग की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गई है। यह मेरी कहानी दूल्हा बाजार का छोटा सा रूप था। इस पर जयंत जी का मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा अध्यक्ष टिप्पणी के रूप में। इस पूरे कथा सम्मेलन के अंत में अध्यक्ष टिप्पणी के रूप में जयंत जी। जी, कहानी मैंने आपकी पहले भी पढ़ी है। ढलता सूरज ढलती शाम पुस्तक मेरे पास है। जी, उसी कहानी का एक छोटा रूप था जी। उसी कहानी पढ़ी हुई है। दहेज प्रथा पर लिखी कहानी है। देखिए, दहेज प्रथा ने धीरे धीरे हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया। दहेज प्रथा किस रूप में शुरू हुई थी और किस रूप में आ गई है, इसको पहले समझिए। प्राचीन समय में दहेज प्रथा नव दंपति को कुछ सामान दिया जाता था। इस गृहस्थी नहीं है, उनको सामान की आवश्यकता है कि कुछ पैसे की जरूरत होगी, घर खड़ा करना होगा, इस तरह से शुरू हुआ। अब मान लीजिए एक पति पत्नी के दो लड़के हों, लड़कियां ना हो मान लो, तो पहले बच्चे को तो पिता माता का सारा सामान मिल जाता या बटकर मिल जाता। लेकिन जब बच्चे अधिक होते थे तो ये प्रथा चली कि समाज के लोग, माता पिता, घर परिवार के लोग उसे कुछ सामान दें। बाद में यह इतनी बदल गई, इतनी बुरी हो गई कि इसको मांग हो गई। उस समय मांग नहीं होती थी, क्योंकि नया दंपति को क्या मालूम चाहिए कि हमें जीवन में क्या चाहिए नहीं चाहिए, कौन सा सामान हमें चाहिए अपने काम के लिए। लेकिन बाद में यह मांग बदल गई, मांग होने लगी कि ये चीज दो तो वो चीज दो, और वही आज दहेज प्रथा के रूप में बढ़ करके सामने आई है। इस प्रथा का तो विरोध होना ही चाहिए और विरोध हो भी रहा है। आप जैसे साहित्यकार लिख रहे हैं इस विषय पर, और लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा है।
लेकिन हमें अपने देश में ही निगाह डालनी होगी। सबसे बड़ी बात, कुछ जगहों पर हम डालें निगाह, जैसे उत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में डालें, असम उस तरफ के एरिया में, असम मेघालय में, वहां दहेज प्रथा नहीं है। सूरत के आसपास के क्षेत्र, गुजरात, वहां दहेज प्रथा नहीं है। ये दहेज प्रथा का दानव बिहार, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से फैला हुआ है। जैसे कि अभी आपने कहा, ये सब बताया, उत्तर पूर्वी भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। शादी के बाद हमारे यहाँ लड़कियां जाती है लड़कों के यहाँ, वहाँ ठीक उल्टा है। घर में लड़कियां आती हैं तो लोग खुशी मनाते हैं कि चलो मेरे यहाँ बेटा आएगा। शादी के बाद लड़के चले जाते हैं अपने ससुराल में रहने के लिए, और अपनी पत्नी की जो उनको संपत्ति होती है या पत्नी और बहन की, वो उसके बीच पड़ जाती है। एक बहुत ही मतलब मजबूत बंधन उनके बीच, कि जैसे लड़के ही जाएंगे वहां रहेंगे और वही उन्हीं के बीच वो संपत्ति बढ़ जाएगी, और लड़के की जो संपत्ति थी माँ बाप के पास, वह उस घर में आने वाली लड़कियों को मिलेगी, लड़कों को मिलेगी। तो इस तरह से हुआ करता था। दक्षिण भारत में कहीं कहीं कुछ है, कम है, बहुत कम के ये में। उत्तर प्रदेश से हैं सिद्धेश्वर जी। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर भाग में भी यह प्रथा कम है। मुख्य रूप से बस बीच बिहार और उत्तर प्रदेश में है। फिर इसी प्रकार आप गुजरात में चले जाए, महाराष्ट्र में चले जाए, यह प्रथा बहुत कम है। लेकिन खैर जहाँ है वो गलत है। यह प्रथा किसी भी तरह से सराहनीय नहीं है। इस प्रथा पर इन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, सही तर्क। और जहाँ तक यह मानना कि स्त्री पुरुष में कौन ज्यादा यह सक्षम है, तो क्या जान लीजिए कि पुरुष व्यवहारिक रूप में दिखता है सक्षम, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर या मेडिकल साइंस के तौर पर स्त्री ज्यादा सक्षम है। आप कभी विचार करिएगा, उसमें सक्षमता ज्यादा है। वह आपसे ज्यादा सहनशील और आपसे ज्यादा ताकतवर महसूस होती है। आप अपने काम काज के स्थान पर काम करते हुए बिना पंखे के नीचे काम करना पसंद नहीं करेंगे। गर्मी में लगेगा कि पंखा होना चाहिए था। लेकिन आप कल्पना कीजिए उस स्त्री की जो कि किचन में जहाँ गर्मी गर्मी रहती है वहां भी खाना बना रही होती है, तो उसमें सक्षमता तो ज्यादा है ही, इसमें कोई शक नहीं। क्या जो भी हो, बहुत अच्छी कहानी सिद्धेश्वर जी, और गोष्ठी भी बहुत अच्छी रही। अच्छी कहानियां हैं पूनम सिन्हा जी की, नीलू जी की और ऋचा वर्मा जी की भी। कुल मिलाकर हम लोगों की आज की गोष्ठी बहुत अच्छी रही। हम लोग इस गोष्ठी को यही विराम दें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सिद्धेश्वर भाई का विशेष तौर पर धन्यवाद। इस तरह की गोष्ठियां वे करते रहे, आयोजन होता रहे, थोड़ा सा साहित्य की गतिविधियां चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी, आपके अध्यक्ष उद्बोधन के साथ हेलो फेसबुक कथा सम्मेलन समापन की ओर है। आपको हम बता दें कि यूट्यूब पर भी कई लोग देख रहे हैं। पुष्प रंजन जी हैं और नवलेश जी हैं और भी कई लोग। यूट्यूब का लिंक भेज दीजिएगा मुझे। हाँ, वो भेज देंगे आज वाला। जी जी। तो यह थोड़ा सा विलम्ब होगा इस लोड होने में, लेकिन लोड हो रहा है। और भी कई लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। सबका यूट्यूब के सभी दर्शकों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस कथा सम्मेलन का समापन के लिए हम ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित करते हैं कि दो शब्द आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ। एक बात कहना चाहूंगा सिद्धेश्वर जी। हम लोग अगर कहीं अटक जाते हैं किसी शब्द में, किसी वाक्य में, न्यास में, किसी क्रम में, तो हम लोग के पास मोबाइल है। हम लोग एक दूसरे से साझा हो करके फोन करके अच्छा रहे कि उसका समाधान कर ले। क्योंकि मैं लिखते वक्त मैं प्राय ऐसा करता हूँ, आज भी लिखते वक्त, जैसे उर्दू में मैं विशेष जानकारी नहीं रखता हूँ, तो हमारे एक टीचर हैं मिस्टर खान, मैं उनको फोन कर लेता हूँ। एक मैडम है आयशा मैडम, उनको फोन कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ कि भाई इसका क्या अर्थ होता है, इसके लिए क्या शब्द होंगे, तो वो बता दिया करते हैं।
हम लोग एक दूसरे को सहयोग करें तो और अच्छा रहेगा। ना अच्छी बात है, ये तो होना भी चाहिए। या फिर हाँ, अवसर साहित्य यात्रा है, उसमें भी हम लोग सवाल करके जवाब ले सकते हैं। वो भी एक हाँ, माध्यम है और होना ही चाहिए। हम ग्रुप हमने इसलिए बनाया है। और आपको मालूम, आपको बताया, ये भी आपसे एक सूचना और दे दें कि जितने रचनाकार लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, सब अपनी कहानी का शीर्षक जो आप पढ़े हैं और अपनी तस्वीर हमें आप जरूर भेज दीजिएगा थोड़ी देर में, ताकि उसे मैं अपने समाचार में लगा सकूं। और साथ ही साथ सोमवार से फिर हम लघु कथा सप्ताह चलेगा, तो इसमें जो कार्यभार लेना चाहेगा हमसे संपर्क करेंगे। ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित कर रहे हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए और इसका समापन करने के लिए। जी, पुनः मैं आज तो जयंत सर का सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करूंगी कि इतने प्रबुद्ध हमारे इस गोष्ठी में आए और हम लोग की कथाओं पर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी। और सर आपका तो आभार हम लोग सब व्यक्त करते हैं, क्योंकि ऐसी गोष्ठियां बहुत ही जरूरी है। साहित्य के निरंतर पहले तो कैफे हाउस हुआ करती थी, हम लोग सुनते थे कि कॉफी हाउस में लेखक जुटते थे, बातें करते थे। हर शाम पटना का ही मैं बहुत जगह पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। तो एक तरह का हम लोग का कॉफी हाउस प्रोग्राम ही होता है हर रविवार को, और जिसमें कि हम लोग साहित्य अपना एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, क्योंकि सभी को अपनी कहानियां लगता है, अपना सबसे बेस्ट आदमी लिखता है, लेकिन दूसरे के कहने के बाद ही समझ में आता है कि उसने जो प्रयास किया वो कैसा रहा। तो सब हम लोग, आज हम लोग कम लोग थे, बहुत अच्छे से हम सब ने एक दूसरे को बहुत धैर्य से सुना और सबकी कहानियां बहुत ही अच्छी लगी। तो और पूनम जी को, नीलू जी को, इन लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि ये लोग भी अपनी कहानियां सुनाई और इस कार्यक्रम में का हिस्सा बनी। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी ऐसी गोष्ठियां होती रहे, जो कि कम लोग के होने के बावजूद भी ये बहुत ही शानदार गोष्ठी रही आज की, और यादगार भी गोष्ठी रही। और ऐसी गोष्ठियों के बहाने हम लोगों का साहित्य सृजन भी होता है। मैंने जो आज कहानी कल ही लिखा, मैंने सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए। तो ये भी एक उपलब्धि है। प्रेरित भी करता है, प्रेरित भी करते हैं। हम लोग आलस में बैठे रहते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं मन में, कहानियों का सब्जेक्ट होता है, लेकिन लघु कथा तो लिख जाती है, कहानियां लिखने के लिए बहुत समय चाहिए। तो आपके आयोजन के लिए और जयंत सर को इस पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां देने के लिए और हम तीनों प्रतिभागियों का सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और ऐसी सुखद भविष्य की कामना करती हूँ कि ऐसे ही कहानियां लिखी जाए, साहित्य रचे जाए और ऐसी ही गोष्ठियां आयोजित होती रहे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार। पुनः हम मिलेंगे अगले सप्ताह। नमस्ते।